नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 2015 में लिया था। जी हां दोस्तों, फिर से एक बार बहस चल पड़ी है कोलेजियम वर्सेस एनजेएसी, मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वर्सेस जो कोलेजियम सिस्टम चलता है। कोलेजियम सिस्टम के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं, या जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए भी मैं बता देता हूं एक बार फिर से। कोलेजियम सिस्टम वह व्यवस्था है जिससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की कोलेजियम बैठती है जो यह डिसाइड करती है कि जज कौन बनेगा। और फिर एक कोलेजियम होती है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट की कोलेजियम रिकमेंड करके देती है सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम को, फिर सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम उस रिकमेंडेशन को पढ़ती है और उसमें से फिर रिकमेंड कर देती है कि ये जज बनेंगे कि नहीं बनेंगे। रिकमेंडेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको भेज देता है केंद्र सरकार के पास कि इनका पुलिस रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब सारी चीजें चेक करवा लो, कहीं इनके ऊपर कोई इस तरीके का एलिगेशन या कोई कोई करप्शन का केस या कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है। उसके बाद वो रिपोर्ट लगा करके केंद्र सरकार भेज देती है और जजों की नियुक्ति हो जाती है। तो एक तरह से जनता जिसको चुनती है उसकी भागीदारी जजों की नियुक्ति में नहीं है। हमेशा से तर्क दिया जाता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन कभी कोई यह नहीं बताता है कि जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सवाल सबसे बड़ा यह है, लोकतंत्र में सब इंडिपेंडेंट होने चाहिए, गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन बॉडी भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आनी चाहिए, ये सब सारी चीजें हैं। तो उसी के तहत जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, पत्रकारिता भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन जुडिशरी के फैसलों से इस देश में फर्क पड़ता है और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और जनता जुडिशरी को नहीं चुनती है, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि भी जुडिशरी को नहीं चुनता है। साथ के साथ जुडिशरी अगर कोई गलत फैसला दे दे तो एक जुडिशरी से उसके हायर जुडिशरी में वो मामला जाता है, मतलब हायर कोर्ट में मामला जाता है, और हायर कोर्ट जाते जाते वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर है कि एक जज सुनता है, 2 जज सुनता है, जरूरत पड़ती है तो 3 जज की बेंच बनती है, 5 जजों की बेंच बनती है। कितने भी जज की बेंच बने, अंत में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वही अंतिम फैसला होता है। किसी कारणवश अगर किसी को लगता है कि 5 या 7 या 13 जजों की बेंच भी बैठ करके यह फैसला गलत की है, तो आप रिव्यू में नहीं जा सकते हैं। आपको आपके खिलाफ या आपके पक्ष में जो फैसला आया है, आप उसको समझना भी चाहें तो आपके लिए कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है कि ये मेरे पक्ष में क्यों आया फैसला या मेरे विपक्ष में क्यों आया फैसला। इस पे बहुत लंबे समय से बहस चल रही है। 1993 से पहले कोलेजियम सिस्टम नहीं था, तब संविधान की धारा 124 के तहत अपॉइंटमेंट होते थे जजों के, तब भी इस देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट थी, काम करती थी। लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट को ऐसी जरूरत महसूस हुई कि नहीं नहीं, अब अपॉइंटमेंट का जो जिम्मा है वो खुद ही ले लेना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। उसमें तमाम तरीके की बहसें अभी तक चल रही हैं। यह भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नियुक्ति पाने वाले जितने भी जज हैं वो किसी न किसी जज के बेटे, किसी न किसी जज के रिलेटिव, या किसी बड़े वकील के बेटे या बड़े वकील की बेटी या उनके रिलेटिव ही हैं। अगर आप ओवरऑल सब पे रिसर्च करेंगे तो इक्का दुक्का कभी कभी कोई कहीं से आ जाता है, तो बाद में पता चलता है कि इसका भी कोई फ्रेंड रिलेशन कभी न कभी रहा। आलोचना होती रहती है और इसमें सच्चाई भी है। जैसे अभी ही समझ लीजिए, जो इस समय के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं, इनके पिता इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग, मतलब सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, 7 साल तक। डीवाई चंद्रचूड़ के नाम भी एक रिकॉर्ड है। भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मिला करके जज रहने का रिकॉर्ड भी डीवाई चंद्रचूड़ के पास है, ये सबसे लंबे समय तक जज रहे हैं। अब आते हैं एनजेएसी पे। एनजेएसी क्या था? 2014 में मोदी सरकार आती है, वो एनजेएसी कानून लेकर के आती है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाती है कि जजों की नियुक्ति के लिए एक अलग से कमीशन होगा, जिससे जजों का समय भी बचेगा, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजियम के जो जज हैं वो हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर करने में, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट में ही उनका समय व्यतीत हो जाता है, और जुडिशरी पे एक अननेसेसरी दबाव है। साथ के साथ जनता यह भी मानती है
कि जो चुनी हुई सरकारें हैं या जो चुने हुए प्रतिनिधि या संसद हैं उसकी भी भागीदारी इनके अपॉइंटमेंट में होनी चाहिए। तो एनजेएसी कानून आया। अब एनजेएसी कानून था क्या? एनजेएसी कानून में 3 टॉप सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे, 2 सिविल सोसाइटी से व्यक्ति होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैं कह लूं कि आपने उस अपॉइंटमेंट कमेटी में किसी वकील को भी रख सकते हैं, किसी समाज सेवी को रख सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को रख सकते हैं, जिसको रखना हो उसको उसमें रखा जा सकता है। तो ये 6 लोगों की कमेटी बनेगी और ये 6 लोग मिलकर के जजों की नियुक्ति पे फैसला लेंगे। बाकी आईबी, सीबीआई और पुलिस की जो रिपोर्ट लगानी है वो यथावत चलती रहेगी जैसे पहले से चलती थी। यह मामला गया 2015 में सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बैठी। 5 जजों की बेंच में कौन कौन लोग थे? जस्टिस खेहर, जस्टिस लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस ए.के. गोयल और जस्टिस चिलमेश्वर। ठीक है, चिलमेश्वर है नाम है ना? हाँ, चिलमेश्वर। हाँ, चिलमेश्वर भी लोग बोलते हैं, चिलमेश्वर भी बोलते हैं। चिलमेश्वर। ये 5 जजों की बेंच बैठी, 4-1 से फैसला आया। चिलमेश्वर ने कहा कि जो 99वां संशोधन करके इस देश की पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया है वो वैध है, ठीक है, इसमें डिस्कशन हो सकता है, कोई सुधार है तो उस पर बात हो सकती है। बाकी 4 जजों ने कहा कि ये असंवैधानिक है, अकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब संविधान में इस तरीके के किसी प्रोसीजर का कोई लेना देना नहीं है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो इस कोलेजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट होता है भारत के संविधान में उसका जिक्र नहीं है, वह एक जजेस के फैसले के द्वारा बनाया हुआ कानून है। तो ये इतनी बातें आप लोगों को होप क्लियर हो गई होंगी। अब आपको बताते हैं कि एनजेएसी जो कानून पास हुआ था, ऐसा बहुत कम समय आता है कि संसद में पक्ष विपक्ष सब लोग किसी कानून के फेवर में हों। आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जब गया तो बहुत सारे लोगों को शॉक लगा। उस समय जो देश के लॉ मिनिस्टर थे वो गौड़ा साहब थे, सदानंद गौड़ा साहब थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो उन्होंने भी कहा कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पूरा समय दिए हुए, पूरा पढ़े हुए, पूरा जाने बिना ही इसको रिजेक्ट कर दिया। एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल या अन्य फ्रेमवर्क में जो संसद की स्वायत्ता थी उसको चुनौती दे दिया जज साहब लोगों ने। अच्छा, एनजेएसी पास कैसे हुआ था? यह भी भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था, जिसकी बात मैं कहने वाला था। लोकसभा में 100% वोट पड़े कि एनजेएसी ठीक कानून है। राज्यसभा में भी लगभग 100% वोट पड़े थे। केवल एक राम जेठमलानी थे जिन्होंने इसके अपोज में, मतलब इसके विपक्ष में वोट किया था। तो मतलब लोकसभा और राज्यसभा से 100% बहुमत के साथ पास हुआ कानून था। रद्द हो गया। रद्द होने के बाद फिर इस पर डिस्कशन नहीं हुआ, बात आई गई हो गई। किरण रिजिजू जब बनते हैं इस देश के लॉ मिनिस्टर, तो इस पे अलग अलग फोरम पे वो बात करते रहते हैं। इस देश के उपराष्ट्रपति जो 30 साल तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जगदीप धनखड़ जी, वो भी बोलते हैं कि संविधान बनाने के लिए जो सर्वोच्च संस्था है वो संसद भी है। संसद क्यों नहीं है? संसद में लोग चुन करके आते हैं, भारत के प्रत्येक व्यक्ति का उसमें प्रतिनिधित्व होता है, वो चुने हुए लोग हैं। और लोकतंत्र में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ही जनता पे शासन करती है। लेकिन कोलेजियम सिस्टम के संदर्भ में यह बात पूर्णतः गलत है। अब तर्क बहुत है इसके ऊपर, मतलब ऐसा नहीं है कि कोलेजियम सिस्टम को लेकर के तर्क नहीं है। जज क्या तर्क देते हैं? तर्क देते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अगर इसमें सरकार की दखलंदाजी हो जाएगी तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अरे भैया, एनजेएसी में 3 जज तो है ना, एक ही तो लॉ मिनिस्टर है और 2 तो अपॉइंटेड होंगे सिविल सोसाइटी से। डर किस बात का है? अच्छा, जब चिलमेश्वर साहब ने इसका अपोज किया और 4 जजों ने कहा कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो चिलमेश्वर साहब की बातों को लेकर के बहुत सारे केस स्टडी हुए कि इन्होंने क्यों ऐसा कहा। चिलमेश्वर साहब का साफ मानना था कि देखिए, संसद सर्वोपरि है, कोलेजियम सिस्टम अब तक चल रहा था क्योंकि कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं थी। अब ये व्यवस्था आ गई है तो इसमें कुछ सुधारों के साथ इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। अच्छा, अब ये बात उभरी क्यों है, ये भी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। केरल हाई कोर्ट में एक कॉन्फ्रेंस थी या संगोष्ठी थी, उसको जो भी कह लीजिए,
उसका विषय था क्या कोलेजियम संविधान के लिए विदेशी है। उसमें अपॉइंटेड थे पूर्व जस्टिस चिलमेश्वर साहब। इन्होंने बोलना शुरू किया, बोलते हुए इन्होंने बहुत सारी बातें कही। हालांकि इन्होंने अपने फैसले का भी बचाव किया, जो 4 जज अगेंस्ट में थे उनका भी बचाव किया, बहुत सारी बातें कही। ये सब बातों पे फिर से एक बार देश में बहस शुरू हो गई, लेकिन इन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें कही उस पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आप लोगों की। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। चिलमेश्वर साहब ने कहा कि कई जज आलसी हैं, कई जज आलसी हैं। जिनको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा वो इंटरनेट से सर्च करके पढ़ सकते हैं इसको। और उन्होंने क्या क्या कहा, हो सकता है कि किसी को लग रहा हो कि मैं अपने से बना के कह रहा हूं, नहीं साहब, जो उन्होंने कहा मैं भी बता रहा हूं। बहुत से जज आलसी हैं, कई तो जज बनने के काबिल नहीं है। ये तो हम भी कहते हैं कि कोलेजियम सिस्टम के द्वारा अपॉइंट कई सारे जज बनने के काबिल नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में हो। अब ये रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अब ये बात कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये बात कहते हुए इस चीज कहा कि मेरा क्रिटिसिज्म होगा, मेरे ऊपर बहुत सारी बातें उठेंगी कि जब आप जज थे तब तो आप कुछ नहीं किए, अब आप ज्ञान दे रहे हैं। ठीक बात है, लोग कहेंगे ही भैया कि अब आप क्यों ज्ञान दे रहे हैं, तब तो आप कुछ करने के फेवर में थे तो आपको कुछ करना चाहिए था। हालांकि एनजेएसी के वो समर्थन में थे, कोलेजियम के विरोध में थे, लेकिन क्या करें, 5 जज में 4 जज उधर थे, ये अकेले पड़ गए, तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अच्छा जी, फिर क्या इन्होंने कहा कि एक तो जज आलसी हैं, बहुत सारे जज बनने के काबिल नहीं है, और कहा कि कई सारे तो ऐसे जज हैं जो फैसले नहीं लिख पाते, उनके फैसले पढ़ने के बाद लगता है कि इन्होंने क्या फैसला लिखा है, इसका क्या मतलब है। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही कि बहुत सारे जज ऐसे हैं जो सालों साल हेयरिंग होने के बाद अपने फैसले नहीं लिखते हैं। तो आपको कोर्ट की कंपिटेंसी का, कोर्ट कितना बढ़िया से इस देश में काम करती है, यह किसी और ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने ही इस बात को खोल दिया, इस बात को सबके सामने रख दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि चिलमेश्वर साहब हैं तो हो सकता है कि मोदी जी के दबाव में बोल दिए हों। जी नहीं साहब, ये शुरू से ही इसके फेवर में है, तब तो मोदी जी आए थे। तो भाई सोचने का क्या है, सोचने का तो कोई कुछ भी सोच सकता है। तो होप एनजेएसी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, कोलेजियम सिस्टम के बारे में समझ गए होंगे, और डिटेल में आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी सबसे विनती रहेगी कि बराबर, मैं अगर आपको लगता है तो आप भी कोलेजियम सिस्टम का विरोध करिए और एक नई स्वतंत्र अपॉइंटमेंट कमीशन बने जो जजों की नियुक्ति करे, साथ के साथ इनके जो फैसले होते हैं उनको भी क्रिटिकल रिव्यू करने का अधिकार मिले। इस देश में कभी भी किसी जज के फैसले का क्रिटिकल रिव्यू नहीं होता है, जबकि होना चाहिए। लॉ स्टूडेंट भी को भी करना चाहिए, आम पब्लिक को भी करना चाहिए। साथ के साथ यह भी हम लोगों की मांग रहेगी कि भारत में जहां का वादी प्रतिवादी है उनको उनकी भाषा में फैसले की कॉपी दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसमें काम कर रहा है, वो कितना काम कर पाएगा कितना नहीं काम कर पाएगा ये देखने वाली बात है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो लोकल लैंग्वेज में काम करती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी स्थानीय भाषा में काम करे। ये अंग्रेजी भाषा जो हर जगह थोप दी जाती है कि वकील अंग्रेजी में बहस करेगा, जज अंग्रेजी में फैसला सुनाएगा, अंग्रेजी में लिखा रहेगा, तो सबको अंग्रेजी नहीं आती है। अभी तो ये बात चल रहा है कि फैसला स्थानीय भाषा में दिया जाए। मेरी एक मांग और भी रहेगी कि अगर कोई मुवक्किल ये चाहता है कि मेरा जज स्थानीय भाषा में बहस भी करे तो उसकी भी व्यवस्था कोर्ट को प्रोवाइड करानी चाहिए, ताकि इस व्यवस्था में, जुडिशरी की व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी आए। और सुप्रीम कोर्ट को भी ये एडमिट करना चाहिए कि जज कोई भगवान नहीं होते हैं, जज भी इंसान होते हैं, वो भी बायस हो सकते हैं, उनके फैसले भी गलत हो सकते हैं। तो उनका जब क्रिटिसिज्म हो तो इसको पॉजिटिव वे में ले। जिस तरह जज कहते हैं कि पत्रकारों को अधिकार है और पत्रकारों को सरकारों से कड़े सवाल पूछने चाहिए, तो आप भी इस देश के संविधान और न्यायिक व्यवस्था और सारी चीजों के पार्ट हैं और उसी संविधान के दायरे में बंधे हुए हैं। आपकी नियुक्ति भले ना बधी हो, लेकिन बाकी सब चीज तो बधी हुई है, तो आप भी उस चीज का पालन करिए। आप भी क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लीजिए। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट मत किसी का लगा देना कि भैया आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश में
जजों का क्रिटिसिज्म करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया किसी जज का क्रिटिसिज्म नहीं करती है, किसी के फैसले का क्रिटिसिज्म नहीं करती है या उसका एनालिसिस नहीं करती है। यह दस्तूर बदलना चाहिए। बात यहां सरकार की नहीं है, बात यहां मोदी की नहीं है, बात यहां कांग्रेस की नहीं है, बात यहां राहुल गांधी की भी नहीं है, बात इस देश के लोगों की है। यह व्यवस्था बननी चाहिए, मैं इसका पुरजोर समर्थक हूं। अगर किसी को लगता है कि व्यवस्था गड़बड़ है तो आप मुझसे कभी भी आमने सामने बैठ करके इस पॉइंट्स पे बहस कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ के साथ फोन पे पेटीएम का नंबर भी दिया हुआ है, आप उसके थ्रू इस चैनल की अगर मदद करना चाहते हैं तो मदद भी करिएगा, हेल्प भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।